हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो सैटरडे स्पेशल क्लास आप लोगों की हो रही है। लास्ट सैटरडे भी हुई थी और नॉर्मली होती नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। लेकिन अब ठीक है, हो रही है तो हो रही है ना। तो एक स्पेशल क्लास के रूप में आप इसे मान सकते हो। रेगुलर क्लास अभी मत मानना इसको, क्योंकि अभी आपके एग्जाम का कोई शेड्यूल नहीं है, कोई डेट नहीं है। तो जब शेड्यूल आ जाएगा, डेट आ जाएगी, तो हम इसे एज अ रेगुलर क्लास कंसिडर करेंगे सैटरडे को। अभी क्या है कि किसी सैटरडे को मान लो आपका मन किया या मेरा मन किया, तो चल रही है क्लास अभी। और बढ़िया है, चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा हो जा रही हैं हमारी। तो एनीवे, आज हम अपना एक नया चैप्टर और एक आसान सा चैप्टर, मैं कहूंगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण, हम शुरू करने वाले हैं। और 3 क्लास का ये चैप्टर है लगभग। अगर मैं कहूँ तो इसमें 45-50 सवाल हैं जो हमें करने हैं। तो 45-50 सवाल इज लाइक 3 क्लास ना भाई, 15 से 20 के बीच में एक क्लास में, तो मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 क्लास। और अगले वीक में हम लोग जो है अपना ईद की छुट्टी, अरे यार मत करो ना भाई, 1 घंटे की तो क्लास है यार, क्यों मिस कर रहे हो? तो अगले वीक में मोस्ट प्रोबेबली नहीं, मैं गारंटी से कहूंगा कि अगले वीक में हम लोग मिक्सर एलिगेशन तो एंड होगा ही होगा, और हमारा एवरेज भी एंड हो जाएगा। यस, अगले वीक के सैटरडे तक मैं आपका औसत वाला चैप्टर जो है उसको भी एंड कर दूंगा। तो एक काफी बड़ा जो सेगमेंट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो 4 चैप्टर बचेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI। तो 5 दूनी 10, 20 दिन के आसपास उनके लिए चाहिए। और हाँ, और 6-7 दिन चाहिए आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी कि एक अप्रैल अप्रैल पूरा हमारा अर्थमेटिक हो जाएगा। मैं आपको मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ कि अप्रैल अप्रैल में पूरा अर्थमेटिक मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, बशर्ते छुट्टी कम हो। तो और मई मई में पूरा हम एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ तो मई एंड तक हम अपना सिलेबस एंड कर देंगे। एक मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको बताया है कि 31 मई तक हम लोग अपना सिलेबस को एंड कर रहे होंगे। 1 घंटे की क्लास यार, मंडे को कर लेंगे, क्यों परेशान होते हो आप लोग? 10 से 11 ही तो क्लास होती है हमारी। चलो ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं, मिक्सर एलिगेशन। जब हमने पार्टनरशिप चैप्टर किया था, तो बच्चे एक बात मैंने आपको बताई थी कि पार्टनरशिप जो है वो कोई चैप्टर नहीं है, ये एक पार्ट है किसका? आपके रेशियो प्रपोर्शन का। कई सारी जगह, कई सारी बुक्स में वो पढ़ाया जाता है रेशियो का ही पार्ट। ऐसे ही मैं मिक्सर एलिगेशन के बारे में भी बोलूंगा कि मिक्सर एलिगेशन अपने आप में कोई अलग से चैप्टर नहीं है। ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका जिक्र मैं कई बार करूंगा आगे, कि मिक्सर एलिगेशन अपने आप में कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही एक पार्ट है। अनुपात, समानुपात का ही एक पार्ट है मिक्सर एलिगेशन। एक टाइप हम उसका बोल सकते हैं। अब चूंकि ये टाइप हमारा बड़ा हो गया, तो इसको एक अलग चैप्टर के रूप में हमने कंसीडर कर लिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब बात करें अगर हम मिक्सर, देखो सबसे पहले मिक्सर के बारे में बात करते हैं। मिक्सर क्या होता है? मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर का मतलब होता है हिंदी में जिसको बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं बच्चा? मिश्रण। यानी कि जब हम दो चीजों को एक साथ मिलाते हैं, तो अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाते हैं, तो उसको कहेंगे मिश्रण। भाई, अगर मान लो मैंने पानी प्लस पानी, पानी में पानी मिलाया, तो क्या हम इसे मिश्रण बोलेंगे? बताओ, मैंने एक गिलास पानी में एक गिलास पानी मिला दिया दूसरा, तो उसे मिश्रण बोलेंगे? नहीं। सेम क्वांटिटी, मान लो पानी और पानी है, हम इसका मिश्रण नहीं बोल सकते। मिश्रण का मतलब है कि दो अलग अलग चीजों को जब एक साथ मिलाया जाता है, और उनके मिलाने से हमें जो तीसरे प्रकार की चीज मिलती है, दैट इज कॉल्ड मिश्रण। उसको हम क्या बोलेंगे? मिश्रण, यानी कि मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कोई क्वांटिटी है Q1, और उसे मैंने Q2 के साथ मिलाया। ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, स्वतंत्र चीज है ये Q1 अपने आप में अलग है, ये Q2 अपने आप में अलग है। सपोज मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आपसे बोल दिया कि मान लो ये दूध है, ये दूध है, और सपोज मैंने बोल दिया ये क्या है, नहीं, इसको मैं कुछ और बताता हूं आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, चलो मैं क्वेश्चन मत समझना अभी। मान लो ये दूध है, दूध है, और मैंने इसमें मिला दिया पानी। अभी ये मतलब कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन पे मत जाना, अभी मैं जस्ट आपको मिक्सचर का मतलब बता रहा हूं। मैं मिक्सचर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्सचर। ये दूध है, ये पानी है, इंडिपेंडेंट। हुआ क्या, मैंने एक टब में इनको डाल दिया। मैंने क्या किया, दूध को भी डाल दिया और मैंने पानी को भी डाल दिया। तो एक नया मिश्रण तैयार हो गया, जिसको मैंने नाम दिया Q3। और उसमें क्या मिला हमें? दूध और पानी। दूध और पानी, दूध और पानी का मिश्रण हमें मिल गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिश्रण।
कि जब दो अलग अलग चीजों को उठाकर एक चीज में मिलाया जाता है, तीसरी चीज बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड मिश्रण यानी कि मिक्सचर। अब सर मिश्रण तो चलो समझ में आ गया, फिर सर एलिगेशन क्या है? एलिगेशन क्या है? अच्छा, एलिगेशन इज नथिंग बट अ मेथड। ये एक विधि है, ये एक मेथड है। क्या है? मेथड है सवालों को सॉल्व करने का। एलिगेशन क्या है बोलते हैं ना, इसको एलिगेशन मेथड से कर लो। ऐसा कई सारे आपने अलग अलग चैप्टर में सुना होगा कि इसको एलिगेशन मेथड से कर लो। अब जो मिश्रण और एलिगेशन मेथड है ना, इसकी मैं आपको इंपोर्टेंस और इसकी वैल्यू बताऊं क्या है। अर्थमेटिक अंक गणित के लगभग हर और चैप्टर में ये मेथड कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइप में यूज होता है। परसेंटेज चैप्टर की मैं बात करूं, एलिगेशन मेथड हम एक जगह यूज कर सकते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी एलिगेशन मेथड एक जगह यूज होता है। एसआई में भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है, औसत चैप्टर में भी एलिगेशन मेथड यूज होता है। भाई आपका जो टाइम स्पीड डिस्टेंस समय चाल दूरी है, उसमें भी एलिगेशन मेथड एक टाइप में जाके यूज होता है। रेशियो प्रोपोर्शन में भी, रेशियो प्रोपोर्शन का तो ये खुद पार्ट ही है। तो आप ये देखो कितनी इसकी महत्व है, कितनी इंपॉर्टेंस है कि लगभग हर चैप्टर में ये एलिगेशन मेथड जो है हमारा यूज हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर कैसे पता चलेगा कि यहाँ एलिगेशन यूज करना है। इस मेथड के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। वो कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं जिन कंडीशन को देखकर हम ये डिसाइड करें कि भाई यहाँ एलिगेशन मेथड लगेगा या फिर यहाँ एलिगेशन मेथड लग सकता है। भाई मैं तो आपको टाइप वाइज सवाल करा के निकल जाऊंगा, आप बैठोगे, आप क्वेश्चन उठाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि सवाल को देखकर कि यहाँ मैं एलिगेशन लगा सकता हूँ? वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो उन्हीं चीजों को देखने के लिए अब हम एलिगेशन मेथड देखते हैं कि क्या होता है एलिगेशन मेथड। मिक्सचर के बारे में आपको मैंने बताया, मिक्सचर के बारे में मैंने बताया कि जब दो अलग अलग क्वांटिटी को एक साथ मिलाकर कोई तीसरी क्वांटिटी यानी कि Q3 बनाई जाती है, दैट इज कॉल्ड आपका मिक्सचर। अब एलिगेशन मेथड क्या होता है सुनो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं, किस किस पर हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं? लिक्विड पर लगा सकते हैं क्या? क्या हम लिक्विड पर, कि मान लो ये कोई लिक्विड 1 है, तरल, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, तरल, लिक्विड 1, और ये लिक्विड 2, लिक्विड 2 यानी कि तरल 2। क्या दो तरल को एक साथ मिलाकर हम एलिगेशन बना सकते हैं? ये तरल 1 है, ये तरल 2 है, दोनों को एक साथ मिलाकर हमने क्या बनाया, लिक्विड 3। लिक्विड 3 यानी कि तरल 3। क्या हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं सर, बिल्कुल बना सकते हैं। दो अलग अलग लिक्विड का मिश्रण हम कर सकते हैं, और जो मिश्रण होगा उसे यहाँ पर सेंटर में रखना है। ये मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। एक तरफ लिक्विड 1, दूसरी तरफ लिक्विड 2, और बीच में लिक्विड 3, जो इन दोनों के मिश्रण से बना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा? इसको हम बोलेंगे मिक्सर यानी कि मिश्रण। सेंटर में मिश्रण को रखना है। नीचे क्या आएगा वो हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं यहीं तक बात कर रहा हूँ कि किस किस का हम मिश्रण बना सकते हैं। जैसे मान लो अब लिक्विड में क्या आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताओ किस किस लिक्विड का मिश्रण बेसिकली हमें सवालों में देखने को मिलेगा। क्या क्या वो लिक्विड हो सकते हैं? हमें जब सवाल हम कर रहे होंगे तो हमें दूध का मिश्रण देखने को मिलेगा, हमें पानी का मिश्रण देखने को मिलेगा, हमें हमें किसका और किसका मिश्रण लिक्विड में बताना। लिक्विड में, लिक्विड में किस किस का मिश्रण देखने को मिल सकता है? हमें और किसका मिलेगा? हमें दारू का मिलेगा, जिसको अल्कोहल बोलते हैं। अल्कोहल का मिश्रण देखने को मिलेगा हमें। एसिड का मिलेगा, एसिड का हमें देखने को मिलेगा। और क्या हो? पेट्रोल का मिलेगा, यस, पेट्रोल का मिलेगा हमें। एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। ऑयल का मिलेगा, हाँ ऑयल पेट्रोल वही आ जाता है, ठीक है। ये तो लिक्विड का मिश्रण हम कर सकते हैं। क्या हम सॉलिड का मिश्रण कर सकते हैं? क्या बच्चे हम सॉलिड का मिश्रण कर सकते हैं? सॉलिड 1, सॉलिड 2, ठोस। आप कहेंगे सर सॉलिड का मिश्रण कैसे हो सकता है? भैया ये मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि ये एक विधि है, ये एक मेथड है, और हमें अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाना है तो हम मिश्रण किसी का भी कर देंगे, सॉलिड का भी हो जाएगा। क्या सॉलिड का मिश्रण हो सकता है? बताइए, एग्जाम्पल बताना। कौन कौन से सॉलिड हैं जो हमें, जिनका मिश्रण हम कर सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे? जिन लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ये चैप्टर, वो थोड़ी सी हेल्प करो। कौन कौन से वो सॉलिड है? मेटल, यस बिल्कुल सही बात है सर, मेटल, किसी भी मेटल का कर देंगे, मेटल का कर देंगे, है ना। तो और किसका करेंगे बताओ? शुगर, यस, चावल शुगर, चावल शुगर, चीनी, चावल चीनी का भी हम कर देंगे।
एल्युमिनियम, यस बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट, आयरन, हाँ मेटल में वो लिख दिया, मेटल में सारा आ जाता है, आयरन, एल्युमिनियम सब आ जाता है, लोहा सब इसी में आ जाता है, तांबा सब मेटल में आता है, सब सब कुछ मेटल में आता है, ठीक है। तो गोल्ड वोल्ड सब यहीं पे आता है, ठीक है। तो वो मेटल मैंने लिख दिया। तो ये हमारा ठोस हो गया एग्जाम्पल, ये फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। क्या हम गैस का मिश्रण कर सकते हैं? गैस का, गैस वन, गैस टू, क्या बच्चा हम गैस का मिश्रण कर सकते हैं? बताओ मुझे। मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चा जब हम सवालों की तरफ जाएंगे ना, तो हमें वहां कुछ नया ना लगे। तो यस, दाल चीनी नमक सबका मिश्रण कर सकते हैं, सबका। मैंने कहा क्या हम गैस का मिश्रण कर सकते हैं? कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमें गैस का मिश्रण भी देखने को मिले? बताओ आप मुझे। गैस थ्री, कोई है ऐसा जिसमें हमें गैस देखने को मिले? यस, बिल्कुल होगा सर। सर H2SO4, ठीक है, H2SO4 गैस का मिश्रण देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन वगैरह का, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनका भी मिश्रण आपस में करा के सवाल कराएगा आपसे, ओके। तो उसके बाद और क्या क्या चीज हैं जो हमें मिश्रण विधि में देखने को मिलेंगी, सवाल जिनके मिलेंगे। अब मैं कुछ मिसलेनियस में आपको बता देता हूँ, कुछ मिसलेनियस में आपको बता देता हूँ मैं ना। भाई हमें सबसे पहले रेट का मिलेगा, रेट, रेट का मिलेगा हमें। रेट होता है ना, कोई चीज 20 रुपए पर किलो है, कोई चीज 25 रुपए पर किलो है, उनको आपस में मिलाया गया और मिश्रण को 22 रुपए पर किलो में बेचा गया। इसका फॉर एग्जाम्पल जैसे रेट का मैं आपको बता दूं, कोई चीज 20 रुपए प्रति किलो की है, 1 किलो 20 रुपए में, कोई चीज 25 रुपए पर किलो है, इनको आपस में मिलाया गया और मिश्रण को 22 रुपए पर किलो में बेचा गया, मिश्रण को 22 रुपए पर किलो में बेचा गया। इस तरीके से रेट, इस तरीके से रेट का भी मिश्रण हम कर सकते हैं, रेट का भी मिश्रण हम कर सकते हैं। और क्या किस किस चीज का मिश्रण हो सकता है? और किस किस चीज का मिश्रण होगा? सर हम स्पीड, चाल का भी कर सकते हैं, चाल का भी मिश्रण हो जाता है। सर ये किस किस चीज का मिश्रण कर रहे हो आप? भाई ये विधि है, इसे हमें सवाल सॉल्व करने हैं। चाल का मिश्रण, मान लो किसी की चाल है 50 किलोमीटर पर आवर, किसी की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को मिलाया गया आपस में, एवरेज देखो मिश्रण में जो बीच में लेते हैं ना चाल में, वो औसत चाल को लेते हैं। तो इनकी चाल आ गई मान लो 56 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये इनकी मिश्रण की चाल आ गई। ये सब हम आगे देखेंगे, अभी तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी भी चीज क्लियर हो गई। अब ये तो हमने अभी देखा कि हम मिश्रण किस किस चीज का कर सकते हैं। अभी ये जो नीचे दो लाइन खींची थी, यहाँ पर क्या क्या रेशियो बन सकता है, यहाँ का रेशियो। भाई सुनो, अभी उससे भी पहले एक चीज मैं आपको बताऊंगा। अब इतना तो आपने देखा, वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप पढ़ना है। अभी मैंने बताया आपको, मान लो कोई चीज है 50 रुपए पर किलो वाली, 50 रुपए पर किलो वाली है, उसको मिलाया गया मान लो 70 रुपए पर किलो वाली चीज में। मान लो आप मार्केट गए, आप मार्केट जाके आपने दाल को उठाया, दाल को उठाया, अब आपने एक तरह की दाल ली जिसका रेट था 50 रुपए पर किलो, और आपने दूसरी दुकान से वही दाल जो 50 रुपए पर किलो से ली थी, दूसरी दुकान से वही दाल आपने 70 रुपए पर किलो से ले ली। आपने दो अलग अलग रेट से दाल को उठाया, फिर आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया। आपने क्या किया, दोनों को मिला दिया। अब मेरी बात का यस और नो में जवाब देना। एक दाल को आपने उठाया 50 रुपए पर किलो वाली चीज, उसी दाल, सेम दाल को दूसरी दुकान से उठाया आपने 70 रुपए के हिसाब से 1 किलो। जब आप दोनों को मिलाओगे, भाई टेक्निकली बिल्कुल ना दिल से जवाब देना, दिल से जवाब आना चाहिए, आपका दिल जो बोले। क्या आप उस मिश्रण को 50 रुपए से कम में बेच सकते हो? एक दाल आपने उठाया 50 रुपए पर किलो, वही दाल दूसरी दुकान से 70 रुपए पर किलो, आपने दोनों को मिला दिया। क्या आप उस दाल को 50 रुपए से कम में बेच सकते हो? नेवर, कभी नहीं बेच सकते, कभी नहीं बेच सकते हो। आप उस दाल को 70 रुपए से ज्यादा में भी नहीं बेच सकते हो। आपको मिश्रण बनाना है उनका, और मिश्रण का मतलब होता है चीजों को बैलेंस करना। क्या करना, चीजों को बैलेंस करना। अब मैं आपसे कहूंगा आप 70 रुपए से ऊपर नहीं बेच सकते हो, क्यों सर नहीं बेच सकते, हम तो 90 में भी बेच देंगे। वो जवाब अलग हो गया। मैंने कहा चीजों को बैलेंस बनाना है। जब आप एलिगेशन मेथड लगाते हो ना, तो बच्चा जो यहाँ मिश्रण बन के तैयार होता है,
जो यहाँ पर मिश्रण बन के तैयार होता है, इस मिश्रण की वैल्यू याद रखना, ये हर सवाल में, ये जो कंडीशन मैं लिख रहा हूं ना, ये हर सवाल में वैलिड होगी। मिश्रण की वैल्यू, मिश्रण की वैल्यू, मिश्रण की वैल्यू ना तो 50 से कम होनी चाहिए, 50 से कम होनी चाहिए, और ना ही, और ना ही 70 से ज्यादा होनी चाहिए, 70 से ज्यादा होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। आपके मिश्रण की जो वैल्यू है ना, वो 50 से ज्यादा होनी चाहिए और 70 से कम होनी चाहिए। ये हर सवाल में कंडीशन लगेगी, एवरी क्वेश्चन, हर सवाल में कंडीशन लगेगी कि मिश्रण की वैल्यू 50 से ज्यादा होगी और 70 से कम। आप कुछ भी मान लो, जरूरी नहीं 60 ही यहाँ मानेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपनी तरफ से मैं कुछ भी मान रहा हूँ, मैंने मान लिया 63, 63 रुपए। अब ये मत कहना सर कहाँ से आया 63, मेरे दिमाग से आया, मैंने लिख दिया 63 कि भाई मिश्रण की वैल्यू ना तो 50 से कम होनी चाहिए, ना 70 से ज्यादा होनी चाहिए, इन दोनों के बीच में ही हमारे मिक्सचर की वैल्यू होगी। ये मैंने रेट को मैं ले रहा हूँ। अब नीचे भी दो डंडे ऐसे खींचे जाते हैं, नीचे भी दो डंडे ऐसे खींचे जाते हैं। अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू लिखी जाएंगी वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। नीचे जो वैल्यू लिखी जाएंगी वो क्या क्या होती हैं। भैया आपने क्या करना है, इस मिश्रण पे कुर्सी डाल के बैठ जाना है। क्या करना है बच्चा, इस मिश्रण पे, इस मिक्सचर पे कुर्सी डाल के बैठ जाओ। अब कंडीशन क्या है, इस मिश्रण की वैल्यू से इन दोनों में एक तो ज्यादा होनी चाहिए और एक कम होनी चाहिए। भाई जब मैंने बोल दिया कि 50 और 70 के बीच में होगी वैल्यू कोई, तो ये कंडीशन तो अपने आप सेटिस्फाई हो गई कि जब आप इस पे कुर्सी डाल के बैठोगे तो इन दोनों में एक तो ज्यादा दिखेगी और एक कम दिखेगी, और ये होना भी चाहिए, तभी मिश्रण पॉसिबल है, तभी मिक्सचर पॉसिबल है, नहीं तो मिक्सचर पॉसिबल नहीं होगा, मिक्सचर पॉसिबल नहीं होगा। ये वैल्यूज मैंने अपनी तरफ से लिखी है, अपने दिमाग से लिखी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक तो छोटा है और एक बड़ा है। यहां जो आप लिखेंगे, इस पॉइंट पर जो आप लिखेंगे, इन दोनों को देखकर लिखेंगे। इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाना है, 70 में से 63 को घटाना है। अब इन दोनों को देखो, बड़े में से छोटा घटाना है, 63 में से 50 को घटाना है। कितना आएगा बच्चा, यहाँ 13 आएगा और यहाँ आएगा 7। अब नीचे रेशियो किसका बन गया, नीचे रेशियो बन गया 7 और 13 का। अब जो नीचे रेशियो बनेगा ये अलग अलग वेरी करेगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज का रेशियो होगा, और ये सवाल देखकर ही आपको समझ में आएगा। कई बार ये रेशियो वजन का भी हो सकता है ना, कई बार ये रेशियो किसका, वजन का भी हो सकता है। तो वो हम सवाल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि नीचे जो रेशियो बनना है ये किसका रेशियो है, तो सवाल देखकर आप समझ जाओगे। ठीक है भैया, नीचे मैंने क्या बोला, इन दोनों को देखो बड़े में से छोटा घटाओ, इन दोनों को देखो बड़े में से छोटा घटाओ। कंडीशन क्या है, जो मिक्सचर की वैल्यू है एक उससे बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। ये है मिक्सचर पॉसिबल है, बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ, रेशियो नीचे बन जाएगा, वो वजन का बनेगा। क्योंकि हमने 50 रुपए पर किलो वाली कोई दाल थी, 70 रुपए पर किलो वाली दाल के साथ मिलाई, और मिश्रण की जो वैल्यू है तो 63 रुपए पर किलो दाल हो गया। ठीक है, एक चीज मुझे और यहाँ पर लिखवानी है, हम क्रय मूल्य का भी मिश्रण कर सकते हैं। क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस का भी मिश्रण हम कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस दिखाऊंगा मैं उसके सवाल भी आपको। ये कॉस्ट प्राइस का ही तो है कि भाई मैं मार्केट गया, मैंने कोई दाल ली जिसका मूल्य था 50 रुपए पर किलो, मैंने दूसरी दाल ली जिसका मूल्य था 70 रुपए पर किलो। ये कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला क्रय मूल्य ही तो है। मैंने दोनों को मिला दिया और उसका मूल्य फिक्स कर दिया, रेट फिक्स कर दिया कि भाई 63 रुपए पर किलो रेट है। फिर मैंने नीचे रेशियो लिखा, 7-13 मिल गया मुझे। अब मैं आपको कहूंगा कि यही थ्योरी है, मिश्रण की बस इतनी सी थ्योरी है। बाकी अब कहूंगा कि यही थ्योरी है, मिश्रण की बस इतनी सी थ्योरी है। बाकी अब टाइप वाइज चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेंगी, हर टाइप में कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नया आपको दिखता रहेगा। जैसे जैसे जो जो नया दिखेगा, मैं उस सवाल को कराने से पहले उसका आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर सवाल पे आपको मैं लेकर जाऊंगा। सर मिक्सर बड़ा हुआ तो फिर मिक्सर नॉट पॉसिबल आएगा, फिर सवाल में आपका एक ऑप्शन होगा कैन नॉट बी डिटरमाइन या मिक्सर नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी करेंगे इनको। जैसे ये सवाल है आपके सामने, देखेंगे बच्चे जरा सवाल को जल्दी से।
आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं ना कि यदि सर ऐसा हो, यदि वैसा हो, यदि ऐसा मिश्रण हो, यदि फ्रैक्शन वाला हो, बच्चा हर चीज मैं आपको टाइप वाइज समझाऊंगा। अभी मैंने जस्ट आपको बेसिक बताया है मिश्रण का, अभी जस्ट बेसिक बताया है ना। अभी धीरे धीरे एक साथ सारे कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे टाइप वाइज हर आप शांति से बैठ जाओ, जो मैं करा रहा हूँ ना विश्वास करके वो करते रहो। जो भी आपके दिमाग में सवाल है, सर अगर ऐसा हुआ, सर अगर वैसा हुआ, बीच वाली वैल्यू गायब हो गई, नीचे का रेशियो दिया हुआ, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सर इसका मिश्रण हुआ, उसका मिश्रण हुआ, ये वैल्यू ना दी हुई, ये वैल्यू बराबर हुई, हर चीज मेरे दिमाग में सेट है। हर चीज आपको मैं दूंगा, आपका हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, जितना मैंने कराया उस पे आंखें बंद करके विश्वास करके जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको सॉल्व करो। बस अपने दिमाग से क्वेश्चन मत कराओ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, सब कराऊंगा। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा आपके पास हर वो चीज पहुंच चुकी होगी जो आपके दिमाग में आ रही है। ठीक है, अभी फिलहाल आप सवाल को करो बस। कह रहा है एक दुकानदार 20 रुपए प्रति किलो वाले दूध को 30 रुपए प्रति किलो वाले दूध के साथ में मिलाता है और मिश्रण का क्रय मूल्य 26 रुपए पर किलो हो जाता है। ये मिश्रण का मूल्य दे दिया। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना है भाई, एक तरफ लिखो 20 रुपए पर किलो वाला दूध, दूसरी तरफ लिखो 30 रुपए पर किलो वाला दूध, और जो मिश्रण की वैल्यू होती है उसे हम सेंटर में रखते हैं। उसे किस में रखते हैं बच्चा, हम उसको सेंटर में रखते हैं कि भाई मिश्रण की वैल्यू है 26 रुपए पर किलो, 26 रुपए पर केजी। तो यहां पर अब आप क्या करो, बड़े में से छोटा घटाओ। 26 में से 20 गया 6, 30 में से 26 गया 4, रेशियो क्या बन गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। रेशियो बन गया 2 3 का, ऑप्शन नंबर बी। इस अनुपात में मिलाया गया है इन दोनों को। एक और सवाल दूं, चलिए ये सवाल करिए। सवाल है गुणवत्ता ए और बी वाले चावल जिसका मूल्य क्रम से है 35 रुपए पर किलो और 65 रुपए पर किलो को मिश्रित किया जाता है, प्राप्त मिश्रण का नया औसत मूल्य 50 रुपए पर किलो हो जाता है ना। तो मिश्रण ए और बी की मात्रा का रेशियो, जल्दी से बताओ आप इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो भाई दो चावल है हमारे, एक का मूल्य 35 रुपए पर किलो है, अच्छा दूसरे का मूल्य 65 रुपए पर किलो है, दोनों को मिलाया और मिश्रण का मूल्य हो गया 50 रुपए पर किलो। बड़े में से छोटा घटाना है 15, बड़े में से छोटा घटाना है 15, तो रेशियो कितना आ गया बचा, रेशियो आ गया 1:1। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट ये सवाल देखिए। सवाल है एक पंसारी द्वारा 69 रुपए और 92 रुपए प्रति किलोग्राम वाली दो किस्म की दाल को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण का मूल्य 79.5 रुपए पर किलो हो जाए। बताओ भाई। एक का है 69 रुपए पर किलो, दूसरे का है 92 रुपए पर किलो, और जब दोनों को मिलाया तो वो हो गया 79.5 रुपए पर किलो। मिश्रण का मूल्य कितना हो गया, 79.5 रुपए पर केजी। अब आपने क्या करना है, बड़े में से छोटा घटाना है। इसमें से ये घटाएंगे, ये आएगा 10.5, और बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये आ जाएगा 12.5। भाई 92 में से 79.5 घटाओगे तो 12.5 आएगा। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25। कितना आ गया रेशियो, 25 और 21। सभी का आ गया, बहुत सिंपल, बहुत आसान चीज है ये तो। ये सवाल करिए जरा।
कह रहा है 7.2 रुपए पर किलो वाले चावल को 5.7 रुपए पर किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 6.3 रुपए पर किलो हो जाए। 7.2, 5.7 और मिश्रण का कितना हो जाएगा 6.3। बड़े में से छोटा घटाओ, ये कितना जाएगा? आप कहेंगे सर 0.9, ये कितना आएगा 0.6। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2-3 का रेशियो बन गया, ऑप्शन नंबर बी। चलें आगे। अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगर मैं बात करूं सांद्रता, सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता? बच्चा सांद्रता होती है कि किसी मिक्सचर में, किसी मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर चीज की कितनी वैल्यू है, और वो भी परसेंटेज में। जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लो ये मेरे पास दूध और पानी का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? दूध और पानी का मिश्रण है। दूध और पानी, मान लो ये मिश्रण है, सपोज मैंने बोला ये 100 लीटर का मिश्रण है। दूध और पानी का 100 लीटर का मिश्रण है मेरे पास एक डब्बे में। अब हुआ क्या, मैंने बोला कि इस 100 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में, 100 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में मैंने बोला कि भाई 70% तो दूध है और 30% क्या है, पानी है। टोटल परसेंट 100 होना चाहिए, टोटल जो परसेंट है वो 100 होना चाहिए, ठीक है, वो आप सब जानते हैं कि दूध और पानी का मिश्रण है, 70% दूध है, 30% पानी होना चाहिए। तो इस मिश्रण में चाहे मैं आपको ये चीज ना भी दूं ना, मैंने नहीं दी आपको, मैंने वैसे ये बोल दिया दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें 70% दूध है, 30% पानी है, चलेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी है, दूध की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क। मैंने पूछा दूध की सांद्रता कितनी है, आप कहेंगे सर 70% है। मैंने आपसे बोला पानी की सांद्रता कितनी है, पानी की सांद्रता कितनी है, पानी की सांद्रता आप कहेंगे सर वो 30% है, 30%। पानी की सांद्रता कितनी है, पानी की सांद्रता 30% है सर। दूध की कितनी है, दूध की 70% है। यानी कि किसी पर्टिकुलर मिक्सचर में जिन जिन चीजों का वो मिश्रण बनाया गया वो कितने परसेंट में है, कितने परसेंट में वो मिश्रण है। मान लो जो लोग थोड़े से पीने के शौकीन होते हैं उन्होंने देखा होगा कि जो अल्कोहल की डिब्बी होती है, अल्कोहल की डिब्बी होती है ना, उस पे यहाँ लिखा होता है, मान लो उस पे लिखा होता है 5% अल्कोहल, ऐसा लिखा होता है ना कि 14% अल्कोहल, 25% अल्कोहल। तो उसका मतलब होता है कि इसमें इसमें 5% अल्कोहल है, बाकी पानी है। किसी पे लिखा होता है 14% अल्कोहल, यानी कि उसमें 14% अल्कोहल है, बाकी सब पानी है। किसी पे लिखा होता है 35% अल्कोहल, 40% अल्कोहल, मतलब उसमें 40% अल्कोहल है, बाकी सब पानी है। तो ये जो परसेंट लिखा होता है ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन, इसी को हम सांद्रता बोलते हैं, उसी को हम सांद्रता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है भैया, तो कॉन्सेंट्रेशन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब मैं सवाल कराऊंगा आपको, चलो जैसे ही सवाल है देखना। सवाल कहता है दूध के एक जार में 40% पानी है, कॉन्सेंट्रेशन पानी का कितना है, 40%। कह रहा है इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। अब पानी का प्रतिशत हो गया 26%, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, ये आपसे पूछा गया है। सवालों पे आ जाओ, सवालों पे, फालतू की बात मत करो इधर उधर की। दूध के एक जार में 40% पानी है, कोई जार है दूध का, भाई ये है, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर।
कह रहा है कि ये 40% पानी है, तो दूध कितना होगा? दूध होगा 60%। इसमें दूध 60% होगा, जरूरी सी बात है। अब कह रहा है कि दूसरा, इस कह रहा है इसका एक हिस्सा दूध से बदल दिया गया, दूसरे प्रकार के दूध से। यानी कि यहां से एक हिस्सा निकाला, दूसरा हिस्सा हमने दूसरे प्रकार के दूध से बदला, जिसमें जिसमें 19% पानी था, और दूध कितना होगा फिर? 81%। और इन दोनों को मिलाया तो मिश्रण जो तैयार हुआ उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना बन गया? उसमें सर बन गया पानी 26%, तो दूध कितना रहा होगा? 74%। ऐसा सवाल ने बोला है। अब आपको यहाँ 2-2% दिख रहे होंगे, हर डब्बे में 2-2% दिख रहे होंगे। यहाँ दूध का परसेंट, पानी का, दूध का, पानी का, दूध का और पानी का। अब आपके दिमाग में आएगा सर एलिगेशन किस पर लगाएं, एलिगेशन मेथड किस पर लगाएं? भाई एक बात मैं बोलने वाला हूं, 100% ट्रुथ है, सच्चाई है। आप चाहे एलिगेशन पानी का परसेंटेज लेकर लगाओ, चाहे आप एलिगेशन दूध का परसेंटेज लेकर लगाओ, दोनों से जो ये रेशियो बनेगा ना, वो सेम आएगा, वो रेशियो सेम आएगा। चाहे आप पानी पर एलिगेशन लगाओ, चाहे आप दूध पर एलिगेशन लगाओ, जो दोनों से रेशियो मिलेगा वो सेम होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा लगा के देख लो, है भाई, लगा के देख लो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। यहां पर अगर आप पानी का परसेंटेज लोगे, सपोज आपने लिया 40, 19 और 26, यहां पर ले लेता हूं मैं 40, 19 और 26। मैं किस पर एलिगेशन लगा रहा हूं? मैं पानी पर लगा रहा हूं। मैंने पानी का ही परसेंटेज लिया। मैंने क्या किया बच्चा? मैंने पानी का ही परसेंटेज लिया, यहां से 40, यहां से 19, यहां से 26। मुझे जरा बताना नीचे रेशियो क्या बनेगा? 40 में से 26 गया 14, और 26 में से 19 गया तो ये आएगा 7। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। भैया ये रेशियो बन गया 2:1 का। अब जरा मुझे दूध पर एलिगेशन लगा के दिखाना, दूध का परसेंटेज उठाना जरा, दूध का परसेंटेज। आप कहेंगे सर 60, 81 और 74। भाई 60%, 81% और 74%, 74%। 74 में से 60 गया 14, 81 में से 74 गया 7। रेशियो कितना बन गया? 1 और 2 का। और ये हमेशा सेम रहेगा। ये मत कहना सर अलग हुआ तो क्या करें, भाई वो सेम रहेगा हमेशा, है ना। तो चाहे आप पानी पर एलिगेशन लगाओ, चाहे आप दूध पर एलिगेशन लगाओ, परसेंटेज दोनों का सेम ही रहने वाला है, रेशियो, नीचे का रेशियो सेम रहने वाला है। अब सवाल में आपसे क्या पूछा है कि दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है, दूध की कितनी मात्रा को बदला गया है। जरा मुझे एक बात बताओ, बदली हुई मात्रा तो ये वाली है भाई, क्योंकि जो उसने बाहर से बदला है उसमें 19% पानी है, तो बदली हुई मात्रा तो ये है, बदली हुई मात्रा तो ये है, बदली हुई चीज, बदली हुई मात्रा। तो ये जो इधर का रेशियो बनेगा ये बदला हुआ रेशियो आएगा, ये वाला, क्योंकि 19% वाले से उसने बदला है, 19% वाले से उसने बदला है, तो जो ये बनेगा नीचे रेशियो बदला हुआ बनेगा। अब आपसे उसने बोला कि कितना हिस्सा, दूध की कितनी मात्रा बदली गई है, और नीचे फ्रैक्शन में रेशियो दिया हुआ है। तो आप कहेंगे सर 2 यूनिट बदला गया है, नीचे आपको टोटल लिखना है। अगर मैं टोटल आपसे पूछूं टोटल कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 + 2 यानी कि 3। तो नीचे आपको टोटल लिखना है, यानी कि 2/3 मात्रा जो है वो बदली गई है। पहले तो ऊपर ये लिखना है जो मात्रा बदली गई है, इधर वाली, इधर वाली, और नीचे टोटल लिखना है। टोटल कितना है? 2 और 1 3, यानी कि 2/3 हिस्से को बदला गया है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो वेरी गुड। ये सवाल करिए जरा, ग्रुप डी का ही पूछा गया सवाल है। फिर कुछ अलग चीज कराता हूं आपको। कोर्ट की तारीख 26 मई हो गई है भाई? भरत बताना जरा मुझे, यार गलत है ये तो। कोर्ट की तारीख, यार ये कोर्ट के चक्कर जो होते हैं ना, ये बड़े मतलब दुखदाई होते हैं, मैं सच बताऊं आपको। एक बार मुझे कंफर्म करो, कोर्ट की तारीख 26 मई हो गई है क्या? 28 तारीख सबको शायद हियरिंग थी, आई थिंक, आप लोगों के केस की। बड़ी दुखदाई होती है यार ये कोर्ट की तारीख। पता है क्या है, जब मेरा सीजीएल हुआ था ना, 2019 की वैकेंसी थी वो, 2019 की। अब सुनना, 2019 की वैकेंसी थी, और हमारी ज्वाइनिंग पता है कब हुई थी? हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2023 में जाकर, 4 साल बाद। और इसका पता है रीजन क्या रहा? इसका रीजन रहा कोर्ट केस।
कोर्ट केस इसका रीजन रहा। 19 की वैकेंसी को हमारी ज्वाइनिंग हुई थी 2022 के लास्ट में जाके, सितंबर अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुई थी, लगभग 2023 ही मैं मानूंगा, जो कि ज्वाइनिंग हो जानी थी 2020 के लास्ट तक ज्वाइनिंग हो जानी थी, या 2021 की शुरुआत तक भी अगर मैं कहूँ तो ज्वाइनिंग हो जानी थी। 2-3 साल केस खींचा, 2 साल तो कम से कम केस खींचा, हियरिंग पे हियरिंग। आज जज आए नहीं है, 1 महीने की बाद की डेट दे दी। जज चेंज हो गए हैं, 2 महीने बाद की डेट दे दी। जज ने बोला है ये वाला डॉक्यूमेंट लाके दो, 3 महीने बाद की डेट दे दी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला योर ऑनर। तो थोड़ा सा क्या करें। देखो सोना पानी से 17 गुना। अब देखो ये जो मई में डेट दिया, तब तक तो कुछ होना नहीं है आपके एग्जाम का। मई में आपका फैसला आएगा, 26 मई के बाद जो भी हियरिंग में होप सो पॉजिटिव अगर हम ले कि 26 मई को कोई फैसला आ जाए, के बाद फिर आरआरबी एक्टिव होगा, फिर आपका कोर्ट के अकॉर्डिंग नया सर्कुलर आएगा, उसमें फिर आपकी डेट आएगी। तो लगभग अगर मैं अब भी सब कुछ सही चलता रहे, पॉजिटिव सोचूं, तो आपका एग्जाम जो भी होगा सितंबर से पहले तो नहीं होगा। सितंबर से पहले तो एग्जाम होगा नहीं आपका, लगभग सितंबर में ही मान के चलो आप। इस केस में भी सर जज बदल गया है ना, यही चलता है भाई, ये चलता है। पता नहीं जज की पोस्टिंग एक महीने के लिए होती है क्या, पता चला हम अपना ही केस मोड़ा इस पे, आपका कोई केस चल रहा है, पता लगा जज ही बदल गया। यार 1 महीने के लिए आया था क्या वो। सितंबर भी अगर मैं मानूं, हमारा सिलेबस तो मई में एंड हो जाएगा। 26 मई आपकी जो डेट दे रखी है कोर्ट ने, जब तक तो हमारा सिलेबस ही हो जाएगा। तो आपको अगर हम एक पॉजिटिव नोट पे लें तो एक रिवीजन के लिए टाइम मिल जाएगा, 2-3 महीने कर लेना यार। अब अक्टूबर में सर क्या बोले भाई मैं अब इसके बारे में आपसे। सितंबर तक तो मैंने बोला है कि सितंबर के तक तो नहीं होगा पेपर, अब उसके बाद ही मानो। सर राहुल सर ने क्या बोल रहे हो भाई, बहुत स्पीड से कमेंट चल रहे हैं। ये सवाल करो आप पहले। सोना पानी से 17 गुना भारी है और तांबे से 9 गुना भारी है। सोना किस अनुपात में धातुओं को मिलाया जाए ताकि वो पानी से 12 गुना भारी हो जाए। भाई सोना कितने गुना भारी है, 17 गुना। तांबे से कितना गुना भारी है, 9 गुना। और मिश्रण में पानी से कितना गुना भारी हो जाएगा, 12 गुना। लगा दो एलिगेशन यार। 17 में से 12 गए 5, 12 में से 9 गए 3। कितना कौन किससे भारी है वो मैंने लिखा। देखो पानी से 17 गुना भारी है लिख दिया, तांबे से 9 गुना भारी है लिख दिया, जो मिश्रण हुआ वो पानी से कितना गुना भारी है लिख दिया। तो किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3-5 के अनुपात में मिलाया जाएगा। एनटीपीसी एग्जाम को होगा भाई वो मुझे नहीं पता, वो राहुल सर से पूछो जाके। एनटीपीसी में मैं थोड़ी पढ़ा रहा हूँ तो मैं मजाक है। अब क्या बताऊं यार मैं एग्जैक्ट, क्या मैं जज होता ना तो ये लगा लो एग्जाम पे एग्जाम होते, फैसले के डेट में आते। चलो अब कुछ नया सीखते हैं। देखो अब हम जिस चीज के बाद, देखो सुनो मेरी बात सुनो प्लीज। आप लोग परेशान हो मैं जानता हूँ, मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ जिस दौर से आप इस टाइम गुजर रहे हो, तो मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं सीधा मैंने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, सीधा मास्टर बन गया। मैंने वो दौर देखा है, मैंने वो दौर भी देखा है जब जेब में 1 रुपया नहीं होता है। मैंने वो दौर भी देखा है कि आपका कोई चीज खाने का मन कर रहा है लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है। मैंने वो दौर भी देखा है कि आपके यार दोस्त कहते हैं कि यार 100-100 रुपए मिला लो, आज पार्टी करते हैं या आज मूवी देख के आते हैं या वहां घूमने चल रहे हैं, लेकिन वो 100 रुपए भी आपकी जेब में नहीं है। वो दौर भी मैंने देखा है। मैंने वो दौर भी देखा है जब आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन फेल हो जाते हो। मैंने वो दौर भी देखा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो लेकिन एग्जाम कैंसिल हो गया। मैंने वो दौर भी देखा है आप फाइनल मेरिट में जाके बाहर हो गए हो। हर दौर देखे हैं, तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। लेकिन इस में आप कुछ नहीं कर सकते हो, और जिस फील्ड में आप कुछ नहीं कर सकते हो ना, उस फील्ड के बारे में सोचकर परेशान होना अपना ही समय बेकार करना है। आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में मेहनत करना है बस। और वही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको पॉजिटिव रख सकती है। आप भूल जाओ क्या फैसला आएगा कब आएगा। आपके परेशान होने से फैसला 1 दिन में नहीं आ जाएगा बच्चे, आपके परेशान होने से फैसला 10 दिन में नहीं आ जाएगा। आप उस बारे में सोचना ही बंद कर दो। आप केवल सोचो कि मुझे मेहनत करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है। अपने आप को बिजी रखो इस तरफ। वही आपको एकमात्र ऐसी चीज है जो पॉजिटिव रख सकती है। कभी ना कभी तो एग्जाम होगा, तभी देंगे हम लोग। ठीक है, तो बस यही चीज। और मैं क्या कहूँ आपसे। चलिए टाइप 2 में कुछ अच्छा सिखाता हूँ, कुछ नया सीखते हैं, मजा आएगा। अभी तक जब हम एलिगेशन पढ़ रहे थे तो मैंने यहाँ पर मान लो एक वैल्यू लिख दी मैंने 30, मैंने एक वैल्यू लिख दी 50,
और मैंने सेंटर में एक वैल्यू लिखी थी और फिर नीचे का रेशियो हम ले रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें मिश्रण की वैल्यू पूछ लेगा और नीचे का रेशियो हमको दे देगा, नीचे का रेशियो हमको दे देगा। सपोज मैंने बोला नीचे का रेशियो है 3:2 का। अब बताओ ये बीच की वैल्यू क्या होगी, ये बीच की वैल्यू क्या होगी? ठीक है सर, आप जीके की तैयारी कैसे की है? बहुत पढ़ा है आप जीके में, सच में पढ़ा क्या, रटा है जीके को। तो हम देखो सीजीएल वाले बच्चे थे, तो सीजीएल वाला कोई भी होता है ना, उससे आप ये उम्मीद कर ही नहीं सकते। अब तो करने लगे हैं, क्योंकि जब से जीके आने लगी है ना, मेंस में भी आने लगी है सीजीएल में। हमारा 2019 का जो पेपर था उसमें मेंस में केवल मैथ्स और इंग्लिश थे, प्री में जीके थी बस 25 क्वेश्चन की, तो हम लोग रटते थे, है ना। तो हमारा तो रट्टाफिकेशन था उस टाइम, जीके बहुत रटी थी। लेकिन अब ये बीच वाली वैल्यू निकालना है हमें, कैसे निकालें? इसका एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है वो देखना भाई जरा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तरीका आप सामने देखेंगे प्लीज सभी लोग। क्या करना है, जो एक साइड की वैल्यू है ना, इनकी मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 30 × 3 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 50 × 2 डिवाइडेड बाई जो नीचे रेशियो है प्लस कर दो 3 + 2। ये बीच वाली वैल्यू आ जाएगी 30 × 3 = 90, 50×2 = 100 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5, 190/5, 5×3 = 15, 5×8 = 40, 38 आ जाएगा। कितना आएगा? 38 आ जाएगा। सर हम लोगों के रट्टा के लिए आप मना करते हो, हाँ तो मैथ्स को ही तो रट्टा के लिए मना करता हूँ। जीएस, जीएस समझ के क्या करोगे? समझ, जीएस में कोई समीकरण बनते हैं? समीकरण बनते हैं क्या जीएस में? नहीं, तब भी रटना है। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ जी के भाई। आपको मान लो मैं ये कहूं कि 28 राज्य में साक्षरता कितनी है, सबकी अलग अलग, इसको ना सॉल्व करके लिखो। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, सॉल्व थोड़ी किया जाएगा। आप तो याद करने लग जाओगे 28 राज्य की साक्षरता को। तो याद करना मतलब रटना ही तो हो गया। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक तरफ से लाइन में मुगलों के क्रम बताओ, जो राजा रहे हैं मुगलों के, शहंशाह जो रहे हैं, महाराजा जो रहे हैं मुगलों के, तो आप क्या सॉल्व करोगे? अच्छा अकबर में से शाहजहां माइनस हो गया तो औरंगजेब आ गया, ऐसे थोड़ी है। आप एक तरफ से याद करना शुरू कर दोगे तो उसे रटना ही तो बोलते हैं। मैं वर्ड रटना यूज कर रहा हूँ। तो ये बीच वाली वैल्यू आपको समझ में आ गई? कैसे निकालते हैं? इसकी मल्टीप्लाई इसमें प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसमें बटा इन दोनों का योग, 3 और 2 5 आ जाएगा 38। बीच वाली वैल्यू आपने आराम से निकाल दी। अब एक और चीज होती है कि मान लो मैं कुछ लिखता हूं यहां पर, मैं कहता हूं कि ये इस तरह के एलिगेशन है फ्रैक्शन वाले, कैसे सॉल्व होगा? फ्रैक्शन वाला एलिगेशन कैसे सॉल्व होगा? अब हम कैसे पता करें कौन सा बड़ा है, कैसे घटाएं? तो क्या चक्कर है सर? इससे पहले मैं एक छोटा वाला कराता हूँ, इसको बाद में करेंगे। इससे पहले एक छोटा वाला कराता हूँ। ये करते हैं पहले, है ना, ये छोटा वाला करते हैं। ये फ्रैक्शन है सर हमारे सामने, इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो देखना जरा इसको कैसे सॉल्व करते हैं। भाई इसमें हम घटाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो क्या करना होता है, जो आपके फ्रैक्शन है ना, इनके जो डिनोमिनेटर है, इनके जो हर है, आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2, 5 और 4 कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा आपका 20। कितना एलसीएम आएगा बच्चा? एलसीएम आ जाएगा 20। अब एलसीएम तो 20 आ गया। अब क्या करना है, 20 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देनी है, यहां भी, यहां भी और यहां भी। 20 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 20 की मल्टीप्लाई तीनों में कर देंगे हम लोग। अब कितना आएगा, 2 धाम 20 और 10 एकम 10। यहाँ कितना आएगा, 4 पंजे 20 और 5 तिया 15। और यहाँ कितना आएगा, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। अब हमारे पास सवाल बन गया 10, 16, 15, बड़े में से छोटा घटा दो, 1:5 का रेशियो आ जाएगा। 1:5 का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैंने बोला 2/3
1 और 3/4, 3/4। इसको कैसे सॉल्व करें? अच्छा, मंडे को ईद है तो नमाज का टाइम क्या होता है? कोई भी मुस्लिम भाई बताएगा मुझे कि नमाज का टाइम क्या होता है ना? फिर देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी क्लास चल रही है और आपका नमाज का टाइम है, तो वो भी कहीं ना कहीं गिल्ट सा फील होगा। आप मुझे नमाज का टाइम बता दो क्या होता है ना? फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। कोई बात नहीं है। 10 बजे? 10 बजे होता है? एक बच्चा कह रहा है 7:30 बजे होता है सर, ये कह रहा है 1:30 बजे होता है, 1 बजे, 2:30 बजे। अलग अलग टाइम बता रहे हो यार। 1 बजे, 7 से 10। अच्छा, तो ठीक है ना, 7 से 10 होता है। हाँ ठीक है। तो अच्छा, हाँ यार, देखो अब कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर 7 से 10, 7 से 9। तो ठीक है ना, आप 7 बजे अपना जो भी आपका रिचुअल्स है आप उसको कंप्लीट कर लेना, है ना भाई? 7 बजे जो भी आपके रिचुअल्स हैं आप उनको कंप्लीट करना और आराम से, ठीक है, 10 बजे क्लास में आ जाना। भाई कोई ये थोड़ी कि 10 बजे से ही शुरू होगा। एक पीरियड होता होगा ना, टाइम पीरियड के भी 2 घंटे के अंदर है, 3 घंटे का पीरियड है, इसके बीच में आप कभी भी अपने रिचुअल्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ठीक है ना, क्यों क्लास छोड़ रहे हो यार? देखो ये भी तो आपका धर्म है ना, एक कर्म है, सॉरी, इसको भी तो पूरा करना है आपने। चलो ठीक है भाई। देखो अब यहाँ पर हमारे दो ही फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं, दो फ्रैक्शन है तो दो के एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम ले लो 3 और 4 के। अगर मैं 3 और 4 का एलसीएम लूंगा आएगा 12। तो 12 की मल्टीप्लाई आप तीनों में कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, है ना? 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, 4 तिया 12 और 3 तिया 9। बस हो गया सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है? ये मैं HW दे रहा हूँ आपको, इसको सॉल्व करना आप। आता है हमारा टाइप 2। चलो ठीक है, छोड़ देता हूँ आपको, है ना? 1 घंटे रखते हैं क्लास। जो दिमाग में ही बहुत सारी चीजें आ गई यार, ये डेट वो बढ़ गई है और जज ही नहीं आया है, जज का गला दबा दें जाके। कोई बात नहीं, चलो आज 1 घंटे रखते हैं, बाकी अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो थैंक यू, बाय बाय।